नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी से द्विपक्षीय वार्ता। कहा, भारत और जापान की विशेष भागीदारी कोविड से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में केवल एक और दिन शेष। राजनीतिक गतिविधियां तेज। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए ई.के. पलनीसामी के नाम की घोषणा की। आईआरसीटीसी 17 अक्टूबर से प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई रेल फिर शुरू करेगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। समाचार में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी से द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस 13वीं सामरिक वार्ता के दौरान विशेष वैश्विक और सामरिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विनिर्माण, कौशल विकास, संपर्क और बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और आरोग्य, हिंद प्रशांत महासागर पहल तथा संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। मजबूत डिजिटल और साइबर सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर देते हुए दोनों विदेश मंत्रियों ने साइबर सुरक्षा समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया। इस समझौते में क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर जयशंकर और श्री मोटेगी इस बात पर सहमत थे कि दोनों देशों के बीच मजबूत और चिरस्थायी साझेदारी से कोविड महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों से उबरने में मदद मिलेगी। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र ऐसी सप्लाई चेन प्रणाली पर आधारित होना चाहिए जो विविधतापूर्ण तथा लचीली हो। उन्होंने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा समान सोच वाले अन्य देशों के साथ सप्लाई चेन प्रणाली बनाने संबंधी पहल का स्वागत किया। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए एक दिन शेष है। इस चरण के लिए 154 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच शुक्रवार को होगी। पहले चरण में 16 जिलों के 71 निर्वाचन क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के लिए अपने 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 बड़े घटक दलों ने कल अपनी सीटों की घोषणा की थी। 243 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 121 सीट और उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। दूसरी ओर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। महागठबंधन के नए सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई-एमएल कुल मिलाकर 29 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिहार में हर रोज राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। दोनों प्रमुख गठबंधनों में राजनीतिक दलों के जुड़ने और अलगाव का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में भाजपा ने मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को अपना नया साझीदार बनाया है। भाजपा अपने कोटे की 121 सीटों में से वीआईपी को सीटें आवंटित करेगी। एक अन्य राजनीतिक गतिविधि में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मनपसंद सीटें नहीं मिलने के चलते राजद
से नाता तोड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने कहा है कि वह चुनाव में 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने एक नया सहयोगी खोज लिया है। रालोसपा ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव के लिए ई पलनीसामी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। पार्टी के संयोजक ओ पन्नीर सेल्वम ने आज चेन्नई में ये घोषणा की। पार्टी के विभिन्न मामलों के लिए 11 सदस्यीय संचालन समिति का भी गठन किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये आकाशवाणी है। भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम IRCTC ने कहा है कि 17 अक्टूबर से निजी तेजस एक्सप्रेस लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई ट्रेन फिर से चलाएगा। सुनिश्चित दूरी के नियमों का पालन करते हुए शुरुआत में 2 सीटों के बीच 1 सीट खाली रखी जाएगी। एक विज्ञप्ति में IRCTC ने कहा है कि इन 2 तेजस ट्रेनों का परिचालन कोविड-19 महामारी के कारण 19 मार्च से स्थगित कर दिया गया था। IRCTC ने कहा है कि वो महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। एक बार स्थान ग्रहण करने के बाद यात्रियों को अपनी सीट बदलने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों और कर्मचारियों के लिए फेस मास्क जरूरी होगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। IRCTC ने कहा है कि यात्रियों को कोविड-19 से बचाव की सुरक्षा किट दी जाएगी, जिसमें सैनिटाइजर की शीशी, 1 मास्क, 1 फेस शील्ड और 1 जोड़ी दस्ताने होंगे। सभी यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी और कोच में प्रवेश करने से पहले उनके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। भारत में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपाय पर अमल करना जरूरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, रोगी, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान एकत्रित होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने का ध्यान रखने, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने की बजाय कुछ अंतराल पर पहुंचें। दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उत्सवों का आयोजन करने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग अपने घरों पर ही रहकर त्योहार मनाएं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे एक दूसरे के संपर्क में आते समय जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। धार्मिक स्थानों में प्रतिमाओं और पवित्र ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल को शुरू करने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। कल नई दिल्ली में SOP जारी करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भीड़ से बचने के लिए सिनेमा हॉलों को सुनिश्चित करना होगा कि दर्शकों के लिए कई टिकट खिड़कियां रखी जाएं। सिंगल स्क्रीन में ज्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक फूड मिलेगा। सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं। एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल का सब लोग स्वागत करेंगे और 15 तारीख से लोग सिनेमा देख सकेंगे।
देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 82,000 से अधिक लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारत दुनिया में कोविड से ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। इस समय देश में रोगियों की संख्या अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या का 13.44% है। इस समय देश में लगभग 9,07,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत में कोविड मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोविड के 72,000 से अधिक नए मामले आए। पिछले 24 घंटों में देश भर में महामारी से 986 मौतें हुई हैं, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,04,555 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोकथाम और उपचार के उपायों पर आधारित ये प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए बल्कि आधुनिक युग की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारंपरिक ज्ञान की प्रासंगिकता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है। आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है। इसका उल्लेख वेदों में है। अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है। अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। आयुर्वेद के बारे में ये केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में भारत का दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन में आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल प्रशंसनीय प्रयास है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, स्वस्थ रहने और कोविड से संघर्ष को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कई जनपदों में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान के अंतर्गत लोगों को संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक एहतियाती उपायों की सलाह दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से शहर और गांव की गली गली में जाकर लोगों को मास्क लगाने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और समय समय पर हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये संदेश हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी में भी सुनाए जा रहे हैं। संगवारी हो कोरोना ले झन डराओ, कोरोना से बचे बर ये उपाय ला अपनाओ। मास्क के उपयोग करो, सोशल डिस्टेंस सामाजिक दूरी बना के रखो, दूसर मन खेले कम से कम 2 गज के दूरी यानी 3 हाथ के दूरी बना के रखो। वहीं रायपुर जिले में लोगों को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। इसमें एक ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर लोगों से शपथ दिलाई जा रही है कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करेंगे। इसी तरह फेसबुक पर भी लोगों से अपना ऐसा फोटो अपलोड करने के लिए कहा गया है जिसमें वे मास्क लगाकर हारेगा कोरोना, जीतेगा रायपुर लिखा हुआ पोस्टर दिखाएंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ओडिशा में कल कोविड-19 संक्रमण से 4,098 रोगियों के ठीक होने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,06,400 हो गई है। इस दौरान 2,773 लोगों के संक्रमित होने से ये संख्या बढ़कर 2,38,003 हो गई है। राज्य में अब तक 940 लोगों की मृत्यु हुई। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोविड के 275 नए मामले दर्ज किए गए। 492 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 27,308 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं और 22,600 लोग ठीक हुए हैं। 4,384 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोविड से ठीक होने की दर बेहतर होकर 82.83% है, जबकि मृत्यु दर 1.09% है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,154 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही राज्य में इस महामारी से संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 2,04,748 हो गई है। राज्य में कल 54,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। कल ही 2,239 लोगों के स्वस्थ होने के साथ राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर
4.5% हो गई है। इस तरह अब तक ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 1,77,000 से अधिक हो गई है। कर्नाटक में कल कोविड के 1 लाख से ज्यादा जांच की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि एक दिन में 1,04,348 परीक्षण किए गए। उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य में 146 प्रयोगशालाओं में 30 जिलों में 55,690 RT-PCR और 48,685 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। इस बीच बेंगलुरु शहर में कोविड के मामलों में वृद्धि हुई है। अब तक जिले में 2,57,241 सक्रिय मामले हैं, जबकि महामारी से 3,136 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महामारी रोकने के लिए वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग ने उपाय तेज कर दिए हैं। संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने कोविड टेस्टिंग और ट्रैकिंग बढ़ा दी है। नगर पालिका के सभी वार्ड्स में टेस्टिंग शिविर लगाकर उचित टेस्टिंग सेवा उपलब्ध की जा रही है। हर दिन लगभग 40,000 RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक नगर में 18,78,709 टेस्ट किए गए हैं, जो देश के अन्य नगरों के मुकाबले ज्यादा है। टेस्टिंग से मुकरने वालों के खिलाफ कदम उठाने के लिए कर्नाटक एपिडेमिक अध्यादेश का नियम लागू किया गया है, जिसके अनुसार टेस्टिंग न करवाने वालों को 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। मास्क न पहनने वालों को 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 1,335 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य में अब तक 1,25,245 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 86.16 हो गई है। गुजरात में अब तक संक्रमण के 1,45,362 मामले पाए जा चुके हैं। कल 1,473 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कुल 47,54,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इसमें से 51,879 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में सबसे अधिक 281 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। इस वक्त 16,597 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 91 मरीज वेंटिलेटर पर है। कुल 10 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,522 हो चुकी है। 5,79,000 से अधिक लोगों को घरों में संगरोध रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कोविड महामारी से लोगों को अब कई असामान्य स्थितियों का खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे चिंता और अवसाद जैसी भावनात्मक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। ऐसे कठिन समय में बेंगलुरु के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के श्री रविशंकर ने तनाव से निपटने के लिए सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि जीवन के प्रति सकारात्मक सोच से वर्तमान कठिन दौर से उबरने में मदद मिल सकती है। COVID-19 situation is a very peculiar situation. But there is some good thing also happening because of this situation. It's not all 100% bad. The good thing is the nature is rejuvenating itself. That we should have a planned lockdown every year for 1 week and allow nature to rejuvenate. Now, nature gave lot of time. Sit and do all those which you have been postponing and not wanting to do. Now is not the time for competition, but for cooperation. Cooperate, help each other, come together and rebuild the economy. ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी का पालन करने का अपील की है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सुशील ने लोगों से कोविड से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। मैं सुशील कुमार, रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट, आप सबसे अपील करता हूं कि आप जब भी घरों से बाहर निकलें मास्क लगा के रखें और उचित दूरी बना के रखें। तो ये कोविड में गाइडलाइन भारत सरकार से मिली हुई है। बार बार हाथ धोएं और एक दूसरे की मदद करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सोसाइटी को ठीक ठाक रखें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं।
लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से द्विपक्षीय वार्ता। कहा, भारत और जापान की विशेष भागीदारी कोविड से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में केवल एक और दिन शेष, राजनीतिक गतिविधियां तेज। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए ई.के. पलनीसामी के नाम की घोषणा की। आईआरसीटीसी 17 अक्टूबर से प्राइवेट तेजस एक्सप्रेस लखनऊ नई दिल्ली और अहमदाबाद मुंबई रेल फिर शुरू करेगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हुई और आईपीएल में क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सुगन गांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच कल रात भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि आतंकियों से बार बार आत्मसमर्पण करने को कहे जाने के बावजूद उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी जारी रखी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी मारे गए। इससे पहले सुगन गांव में आतंकियों के छिपे होने का सुराग मिलने के बाद पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के एक संयुक्त दस्ते ने कल रात इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। जब सुरक्षा बलों का दस्ता संदिग्ध स्थान तक पहुंचा, वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच शोपियां जिले में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग करना स्वीकार्य नहीं है और ऐसे स्थान अनिश्चितकाल तक अवरुद्ध नहीं किए जा सकते। न्यायालय का यह निर्णय नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के विरोध में दायर याचिका पर आया है। पिछले साल दिसंबर में राजधानी स्थित शाहीन बाग में एक सड़क को प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध कर रखा था। न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों को शाहीन बाग की तरह अनिश्चित समय तक अवरुद्ध नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मुंबई उच्च न्यायालय ने आज जमानत दे दी, लेकिन अदालत ने उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। न्यायालय ने 1 लाख रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर रिया को जमानत दी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया और शौविक को सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े नशीली पदार्थों से संबंधित मामलों में गिरफ्तार किया था। पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के लिए मुंबई स्थित 2 स्टार्टअप विजेता घोषित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। दोनों विजेता तरलटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और वेल्दी थेरेपेटिक्स को नवाचार, उद्यम, रोजगार सृजन और सामाजिक प्रभाव के आधार पर इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तरलटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। उनके उत्पाद तरलटेक रिएक्टर को बोरवेल हैंडपंपों पर फिट किया जा सकता है। वेल्दी डिजिटल थेरेपेटिक्स बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्मों का एक संयोजन है। यह एक स्मार्टफोन ऐप है जो कम से कम समय में स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह प्रदान करेगा, पैरामेडिकल स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध कराएगा, एआई संचालित हेल्थ बॉट, स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम से जुड़े उपकरण इत्यादि कामों में मदद करेगा। विजेताओं को संभावित पायलट परियोजनाओं के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक प्राधिकरणों और कॉरपोरेट्स के सामने अपने समाधान पेश करने का अवसर देने के साथ प्रत्येक पुरस्कृत स्टार्टअप को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। सोनाली घड़ाड़ पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों के स्टार्टअप सहारा ने एक मोबाइल ऐप बनाई है, जिसके माध्यम से उद्यमी वैश्विक मंच पर ग्राहकों और संभावित व्यापारिक भागीदारों के बीच तालमेल स्थापित कर सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित ये पहल लोगों को मेड इन इंडिया के तहत उत्तम सेवाएं देने के लिए दृढ़ संकल्प है।
इस ऐप से यात्रियों को स्थानीय भाषा में स्थानों की सही जानकारी भी मिल सकेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने ऋण मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल की शुरूआत की। इससे प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल और भारतीय स्टेट बैंक के ई मुद्रा पोर्टल के बीच आंकड़ों का सहज और सुरक्षित प्रवाह हो पाएगा और ऋण मंजूरी और इसके वितरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्राप्त करने वाले पथ विक्रेताओं को लाभ होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस वर्ष 1 अप्रैल से 6 अक्टूबर के बीच 35,93,000 करदाताओं को 1,21,607 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी किए। सीबीडीटी ने कहा है कि 34 लाख से अधिक मामलों में करीब 33,238 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए जा चुके हैं और करीब 1,83,000 से अधिक मामलों में 88,000 करोड़ रुपए से अधिक के कारपोरेट कर रिफंड जारी किए जा चुके हैं। गुजरात में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के साथ विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऋण सुविधा का विस्तार करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार संयुक्त दायित्व समूहों और स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण तथा किसान उत्पादक संगठनों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता के अतिरिक्त जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. in the night. On 100.1 FM, All India Radio. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला अबुधाबी में चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल अबुधाबी में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से करारी शिकस्त दी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे ऐसे जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शासन और राजनीति से कहीं ऊंचे हैं। अखबारों में प्रकाशित एक लेख में श्री नड्डा ने कहा कि श्री मोदी की अपील देशवासियों को बहुत गहराई तक प्रेरित करती है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले 19 वर्षों से सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए लगातार और अथक परिश्रम करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चेन्नई में कहीं कहीं बादल छाने का अनुमान है। तापमान 27 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। शहर में 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आसमान साफ रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। लद्दाख में भी आसमान साफ रहने के आसार हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 7 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। समाचार कक्ष से मैं कनकलता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से द्विपक्षीय वार्ता। कहा, भारत और जापान की विशेष भागीदारी कोविड से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने में केवल 1 और दिन शेष। राजनीतिक गतिविधियां तेज।
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना डीएमके ने अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए ईके पलनीसामी के नाम की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।